फेंका जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर वर्क जो है वो करके मेरी तरह के लोग, आप जैसे लोग जो हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। और मैं तो डीएचए के साथ भी काम कर रहा था, और इसलिए मेरी कमाई वहाँ से बहुत ज़्यादा थी लैंड प्रोवाइडर के तौर के ऊपर। तो मैं उस कमाई का एक हिस्सा लगा रहा था कौम के इस्तेमाल में, एक मीडिया सेल बना के। वही मीडिया सेल जो है काम कर रहा था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। उसी सिलसिले में मैं आईएसपीआर के साथ भी बराह रास्त, मैं डीजी आईएसपीआर के साथ भी मेरी मुलाकातें भी थी, और मैं बात भी करता था आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के साथ। आईएसआई के अंदर भी एमविंग से भी मेरी थी बातचीत, लेकिन क्योंकि मीडिया वहाँ पे एक अलग जंग चलती है, इंटरनल विंग जो है उसके साथ भी हमारे तल्लुकात थे। मेरे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी थी और एक्सेस टू एवरीवन, मतलब अगर आप कहें ना कि एक मेजर को किस तरह ये सब कुछ पता चलता है, तो पता ये उसी दौर के अंदर जब मैं काम कर रहा था, तो ये खामोश मुजाहिदों के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, ठीक है। अब मैं जो अब काम कर रहा हूँ, मैं उस वक़्त भी अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं उस वक़्त डीजीसी जनरल इरफान थे, और उनको अल्लाह मेरा गवाह है कि यकीन ही नहीं आता था। मुझे उन्होंने स्पेशल एक दफ़ा बुला लिया, ख़ुसूसी तौर के ऊपर, मेरी बाकायदा तौर के ऊपर वो इंक्वायरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चनिंग, एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता किन अफसरान की तरफ से, और फिर जनरल खान को क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था कि आदिल राजा मुफ्त में काम कर रहा है, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, और ये मीडिया सेल पूरा जो चला रहा है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का स्ट्रक्चर चला रहा है, ये जेब से पैसा लगा रहा है। क्या लगा के वस्ते थे जब उनको अफसरान ने बताया, फिर मैंने उनको कन्विंस बहरहाल कर लिया कि अपनी, क्योंकि मैंने बताया सर इस तरह के लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है अभी। तो अब देखें कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो हालात हुए हैं, जो ये मौजूदा जो इशू बना हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं, गद्दारी का ठप्पा आप मुझ पे नहीं लगा सकते, ना ही आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगा लें। उस वक्त भी मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, अब भी अल्लाह मेरा गवाह है मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। अब इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि खामोश मुजाहिद जो इत्तला मेरे थ्रू दे रहे हैं, पिछले महीने से जो मेरे साथ हुआ, वो पब्लिक स्पेयर में मुझे इन्होंने बुला के ज़लील किया। रजीम चेंज से पहले मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने, मुझे जनरल बाजवा ने बराह रास्त निशाने पे रखा, उनके ससुर ने बराह रास्त निशाने पे रखा। हालाँकि मैं उनके ससुर से जाके जब मिला, जनरल बाजवा के साथ जब मेरी बातचीत हुई उनके ससुर के ज़रिए, तो इन्होंने मुझे फिर भी इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ, बहुत कुछ ऑफ़र किया। इन्होंने कहा तू मज़े कर यार, तेनू की लोड़ पई है, इसी तरह बात करते हैं। तू होर 10 केड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ने, साडे नाल मिल के काम कर बस तू, साडा बच्चा बन जा। मैंने कहा सर ये मैं यू टर्न आप मुझे जो लेने को कह रहे हो ना, मैं ज़ाहिर-सी बात है भई आप ताकतवर लोग हैं। मैं कहा सर मैं चुप कर जाता हूँ, बस ठीक है। पर ये मुझसे नहीं होता, मुनाफ़िक़त वाला काम मुझसे नहीं होता, बेग़ैरती नहीं होती मुझसे सर। उन्होंने ये पहले छापे के बाद आईएसआई के कर्नल रिज़वान वगैरह, कोसार डेट में फ़हीम वगैरह ने छापा जब मारा, मेरे माँ-बहन को इन्होंने तंग किया। उसके बाद ये दूसरी रात, ये मैं दूसरे दिन की कार्रवाई बता रहा हूँ, उस रात इन्होंने मुझे ऑल ओके करके भेज के दोबारा, मैं कहा ठीक है सर मैं चुप कर जाऊँ। उन्होंने फिर एफआईए को वर्दी में एक लड़का सिर्फ एफआईए का भेजा, और साथ पूरी कोसार डेट मेरे घर के अंदर घुस गई। उस रात में निकला, इनको नंबर 1 को एक मारखोर है, हरामखोर है। हरामखोरों को नहीं पता था कि मेरे पास एग्ज़िट स्ट्रैटेजी है। मैंने अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मैं लंदन आ गया और मैंने बोलना शुरू किया। दरमियान में ज़बरदस्ती मुझे चुप कराया गया, क्योंकि मेरा जो पैटर्न था ना, मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद 1995 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी फौजी अफ़सर थे 44th पीएम में लॉन्ग कोर्स के। मेरा सब कुछ मेरा मामू था कर्नल नसीम राजा, 19 लाख सर का, और वो सेक्रेटरी जनरल भी था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। उसी की वजह से मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में गया था। उसको 4th स्टेज कैंसर था, और उसके पास ज़रिया इलाज सिर्फ सीएमएच था, और उधर उनको धमकी दी गई कि तुम्हें हम सीएमएच से बाहर फेंक देंगे डेथ बेड से, अगर आदिल चुप ना हुआ तो। मुझे चुप करना पड़ा। उस दिन तक जिस दिन तक मेरे बाबू फौत नहीं हो गए। उसके बाद मैं दोबारा बोला हूँ, मैंने जो खबर पहुंचाई है आपको, वो जमीन के ऊपर सच साबित हुई है, और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो वो कर रहे थे, वो हकीकी हकायक बन के जमीन के ऊपर साबित हुए हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम का फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। कहीं आपने सुना है आईएसआई का सर्विंग सेक्टर कमांडर पंजाब, जिसको आप मिस्टर एक्स कहते हैं, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, उसने आके मेरे ऊपर यहाँ पे यूके में मुकदमा किया। मुझे कत्ल की थ्रेट्स दी गई। अरशद शरीफ के साथ मैं राब्ते में था। अरशद शरीफ मेरे ख्याल में यूके में था, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी मुझे डेथ
उसके बाद पता चला कि वो कीनिया में थे, बिल्कुल उनकी तरह मुझे टारगेट किया गया। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो यहाँ पे ज़मीनों के नीचे से पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ यूके की पुलिस को बयान दिए हैं कि इसको कत्ल की, इसको इम्पोर्टेंट थ्रेट है कत्ल की, इसको मारना ही मारना, ये नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है? अब आगे अगर आप जाते हैं यहाँ से, तो मैं फिर भी कर रहा हूँ, आवाज़ें हक बुलंद कर रहा हूँ। आवाज़ें हक बुलंद करना कोई नहीं है, जिस दहेज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ठीक है? मैं वो काम जो मैं कर रहा हूँ उसकी उसकी वजह से पाकिस्तान की भलाई हो रही है, और मैं पाक फौज का हामी हूँ, मैं मारखोरों का हामी हूँ, मैं सिर्फ हरामखोरों के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी फौज बर्बाद कर दी। मैं 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ। ठीक है? मेरी आप हिस्ट्री उठा लो, मैंने ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ फौज से फुल बेनिफिट्स एंड ऑनर एंड अवार्ड के साथ 20 साल 8 महीने 24 दिन सर्विस के बाद फाइटिंग आर्म से 3 वॉर जोन्स में सर्विस करने के बाद एज अ वॉर वुंडेड ऑफिसर वॉलंटरली रिटायरमेंट ली है। ठीक है? मेरा लिस्ट में नाम मौजूद है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से, मीडिया सेल की तरफ से, आईएसपीआर इन्फो की तरफ से, नून लीग मीडिया सेल की तरफ से, मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की तरफ से मेन स्ट्रीम के लफाफों को मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो गई है, उनको हक और सच की तमीज समझ आ गई है, तो इनको मौका चाहिए था। मौका इनको ये कल परसों जो मिला, मैं इसके ऊपर एक दफा बात करूंगा, मैं इसके बाद ज्यादा इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है, मैं इश्यूज के ऊपर बात करूंगा। ये जनरल फैज हमीद जो है ना, इनको मैं बहुत बड़ा आपकी तरह हीरो मानता था। ठीक है? इनके साथ मैंने डायरेक्ट सर्विस तो कभी नहीं की, लेकिन जब मैं आईएसआई के साथ ये काम कर रहा था तो ही वाज डीजी आईएसआई। ठीक है? तो इस वजह से, लेकिन मेरा डीजीसी तक, जनरल इरफान तक था तलक, उसके बाद जनरल काशिफ आगे, और मेरा अपने स्टाफ से जो तलक था पिंडी डेट वगैरह के साथ, मैं उनका नाम नहीं लेता, चलें ठीक है, दोस्त नाराज हो जाएंगे। अब मैंने जो कुछ भी जनरल फैज की फैमिली के साथ मेरे टर्म्स जरूर थे, सारी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, कोई एक आध खास लोग हैं जिनके साथ मेरे टर्म्स थे, काफी करीबी टर्म्स थे, उसको छोड़ देते हैं। मैं उनको हीरो मानता था, मैं उनको उनका फैन भी था। लेकिन ये जो मुझे खबर आना शुरू हुई, वो हाउस अरेस्ट में थे चिकलाला में काफी दिन से, मुझे ये बात पता तो चल गई थी, यकीन नहीं आ रहा था। उनके खिलाफ मुझे बताया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से। मैंने जब उसको कंफर्म, मैंने उसको फिर भी उनको डिफेंड किया कि ये गलत है। अरसलान को मैं जानता हूँ, अरसलान की मेजर अरसलान के बारे में मुझे बताया गया, पहले जनरल फैज के थे, एडीसी थे, उस पर भी मैंने उनको डिफेंड ही किया बहरहाल। लेकिन फिर मुझे जब कंफर्म न्यूज आना शुरू हुई तो आई वाज शॉक्ड। और आप मेरा वीलॉग देखो, आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आएगा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फौजी मैन। ठीक है? लोगों को तकलीफ ही है कि इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये पता नहीं जेलसी के अंदर लोग बात करते हैं, ये पता नहीं क्यों यार, इसको बोलना ही नहीं आता, क्यों इसकी आवाम बात सुनती है। मैं जो मेरे दिल में होता है वो मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर बोल देता हूँ। बाजुकात बड़े बड़े जो है ना, जिसको मिलिट्री लैंग्वेज में F4U कहते हैं फिर इनिशियल आगे, तो वो भी हो जाते हैं मुझसे। लेकिन बहरहाल जो बात जिस तरह है उसी तरह होनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो टॉपिक था वो ये था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने किस तरह मिलकर मैनिपुलेट किया इमरान खान को, किस तरह मैनिपुलेट किया पाकिस्तान की आवाम को, किस तरह जो है वो टॉप मॉडल्स का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई गई, आपस में इनको इस्तेमाल किया गया। उस सारे इशू को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने, मुझे तो ये भी कहा गया था नाम ले दो तरीके से उनको, अगर मैं कहता ना कि ये एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, क्या ये सच है, मैं सवाल उठाता तो ये मेरा काख नहीं पढ़ सकते अगर मैं नाम भी ले देता। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, दैट बी अ बिट टू मच। ठीक है? मुझे इस तरफ नहीं जाना, मैंने सिर्फ एक जरा सा जिक्र इनिशियल्स का कर दिया उनके। और इन्होंने बकायदा तौर के ऊपर मुझे अगले दिन बताया भी गया कि ये इनको जो है इस्तेमाल करेंगे, अभी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने बकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत जो है वो तमाम की तमाम डिबेट का रुख मोड़ दिया, इनको खड़ा करके एक्ट्रेसेस की तरफ। आप इन्वेस्टिगेट करें कि इन एक्ट्रेसेस जी को, क्योंकि यहीं पे ये अवैस भाई बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ स्पीकर है, एक अवैस भाई ने ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा था कि जो मैंने इनिशियल्स बताए हैं उसमें से हर एक एक इनिशियल से तीन तीन जो है वो आते हैं, क्या नाम है, हर एक एक इनिशियल से आपके जो है वो तीन तीन नाम बनते हैं, और उसके अलावा भी बेतहाशा नाम है। लेकिन फिर ये स्पेसिफिकली इनको ही चार खवातीन को क्यों लॉन्च किया गया? ठीक है? ये बात जो है वो समझने वाली बात है, वो ये है कि इशू जो ये था ही नहीं, उसको इशू बनाया गया। वो दरमियान में आप देखें, वो एक बीबी है, उसको तो, उसका तो नाम भी नहीं था, उसका तो इनिशियल भी नहीं था, और वो चढ़ चढ़ के आ रही है। तो आ जाए फिर जिसने आना है। बट आई एम नॉट गोइंग टू, आज मुझे मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के चैनल से, हालांकि इतनी उनको होती नहीं है, ऑफर्स आई हैं इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल से, डायरेक्ट बराह रास्त ऑफर आई हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें आके।
ज़ाहिर-सी बात है, हॉट टॉपिक है। लोग चाहते हैं कि उसको कैश करें, ठीक है? मिर्च मसाला चाहिए लोगों को, ठीक है? मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे मिर्च मसाला और बूट पॉलिश के अलावा क्या चल रहा है, और हिंदुस्तानी चैनल पे अगर मैं बैठ गया तो ये पहले से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये तो गद्दार है, रा का एजेंट है, और वो एक बुलडॉग छोड़ा हुआ है मेरे ऊपर, और पहले वो जवेद लफाफे को मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था। तो ये आप देखिए वही लोग जो हैं दोबारा उन वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे कि देखो ये हिंदुस्तानी चैनल पे रॉ के साथ मिल गया जाके, हालांकि पाकिस्तान से मुझे ऑफर आई है हिंदुस्तान के चैनल में बैठने की, ठीक है? ये मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का उनका मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स के ऊपर, ठीक है? मैं नाम भी ले लेता हूँ उसमें, ये CNN 18 है या क्या है, इस तरह का जो चैनल उनके मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं, ठीक है? में चला The thing जाऊंगा। is, having said that, I'm not going to drag this issue anymore. And I'm not going to entertain the request of anyone कि जी इस इशू को मजीद खींचे, क्योंकि वो भाई जो आपके इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं आपके मुल्क के, आपका यहाँ पे बंदा भूखे लोग मर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो खिलाएं अपने बच्चों को या पढ़ाएं अपने बच्चों को, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहने दी, जिसकी वजह से माशी स्टेबिलिटी नहीं आई, और जिसकी उसकी वजह क्या है? गलतियां हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट ने की, और जो गलतियों पे गलतियां चलती आ रही हैं, रिपीटेड गलतियां हैं पाकिस्तान की पिछले 75 सालों के अंदर। मैंने कहा कि उस रूट कॉज को डिस्कस किया जाए, और उसको डिस्कस करने में मुझे पाक फौज के अफसरान और जवान और ISI के मारखोरों की, हरामखोरों की नहीं, मारखोरों की सपोर्ट है, जो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, और उस बेहतरी को लाने के लिए we are not only rattling the cages just for nothing, we are rattling the cages to make the prisoners wake up from the slumber in which they are. और मतलब जो गहरी नींद में आप सोए में आपको जगाना है, मसलों का हल भी बताना है, और आपको बताना है, समझाना है कि ये आपको मैनिपुलेट करते किस तरह है भाई, ताकि यहाँ पे हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो। आपका सियासी निजाम जितना मर्जी गंदा सही, हिंदुस्तान में बड़ा गंदा निजाम है यार, उनके भी बड़े करप्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन वो चलता रहे। अगर वो चलता रहेगा तो फायदा क्या होता है? फायदा मुल्क की मईशत को होता है, आम आदमी को होता है, जिस तरह वहां पे हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, ठीक है? अगर आपका ये इमरान खान की हुकूमत चलती रहती, उसको उंगलबाजी करके रजीम चेंज ना की जाती, उसके साथ 6% की ग्रोथ चलती रहती इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड, तो पाकिस्तान आज यहाँ पे जिधर 8 महीने 9 महीने में पहुंचा है, क्या पहुंचा होता? मेरा इशू ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड ना किया जाए। एक मेरी बड़ी प्यारी बहन है, बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, लेकिन वो उन्होंने कल एक PTI की खातून ने मुझे तनकीद की, तो उसके ऊपर वो मेरे ऊपर तनकीद और उनका शुक्रिया अदा किया, तो मैंने उनको बताया कि आपके अंकल को, मैं भी बहुत बड़ा फैन था आपके अंकल का, लेकिन उनको शायद नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता। तो मैंने कहा आपके मामू का मैं बड़ा फैन था, लेकिन उन्होंने काम गलत किया, अभी उनको शौक लग गया, उन्होंने बजाय इसके कि इस पे डिस्कशन करें, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आप मुझे ब्लॉक कर दें, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर निकल, मैंने उनको भी लिखा कि नेशनल, जब कौमी सलामती का मामला या कौमी फायदे की बात हो, तो फिर जाती मफादात को पसे पर्दा रख के, मतलब पसे पैसे पेशे पुष्ट रख के, सॉरी यार उर्दू, मैं पंजाबी हूँ, उर्दू इतनी ज्यादा जो है ना, वो मेरी लोग मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कराची वाले भाई खास तौर पे करते हैं, प्लीज माइंड ना किया करें, इतनी ज्यादा मेरी जबरदस्त उर्दू नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आपको जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनके लिए पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको सुप्रीम रखना चाहिए, और सॉरी, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम रखने चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए पर्सनल इंटरेस्ट को सुपरसीड कर देना चाहिए, ठीक है? इससे ऑपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा असल मसला ये है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि लोगों के जाती मफादात के लिए कौमी मफादात की कुर्बानी दे दी जाती है। हर प्रोजेक्ट फौज शामिल बनाया जाता है, $532 मिलियन की फेंस लगाई पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, फौज ने, आप कहते हैं सिर्फ फौज अच्छा काम करती है, ठीक है बिल्कुल करती है, लेकिन $532 मिलियन कोई कम रकम नहीं है। जिस तरह सिविल में काम होता है, सड़क बनती है, वो तमाम उसमें उसमें गबन हुआ, उसमें अभी इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, वो फेंस फेल हुई, कई जगह से गिर गई, सब स्टैंडर्ड मटेरियल था, स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह से काम कंप्लीट नहीं हुआ, नतीजा दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, और TTP खुली ऑपरेट कर रही है बॉर्डर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई वही पुराना 75 साल की गलती पे गलती पे गलती, रिपीट गलती। क्यों? अभी मजीद पैसे लगाए जाएंगे उसको, फेंस को ठीक करने के लिए, इसी तरह हर प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन हिसाब किताब कोई नहीं होता अंदर खाते। इवन नैब का कानून जब था भी, तो क्या था, प्ली बार्गेन हो जाती थी यार, ये क्या तरीका है प्ली बार्गेन यार?
पूरे पैसे यहाँ पे मज़ाक बन गया था। मैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स की बात बताता हूँ, ये देख के कि उन्होंने कहा कि सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, 1 अरब की करप्शन करें, ठीक है। 2.5 करोड़ माने जाके कि सर जी मैं 2.5 करोड़ खाता है, ठीक है। क्योंकि प्रूफ जो है अभी खास तौर पे अभी जो लॉ इन्होंने एनआरआई 2 के पहले भी लॉ इसी तरह का था, टूटा पजाई था। लेकिन अब तो बिल्कुल ही उन्होंने उसकी बाएं बाजू सब कुछ तोड़ दिया ना। नैब ने प्रूफ करना है कि आपके पास कहाँ से पैसा आपने कमाया है। और करप्शन का पैसा तो वैसे कैश के अंदर होता है, दाएं बाएं होता है। उसको ब्लैक को व्हाइट करने के लिए मैंने अफसरान को भी देखा, सियासतदानों को भी देखा, बेताशा अरबों में करप्शन करके करोड़ों को मान ली करप्शन, उस पे प्ली बार्गेन करके वो पैसे वापस दे दिए और वो वाइट हो गए। और हाँ ठीक है, सजा के तौर पे नौकरी से फारिग कर दिया। लेकिन जिसके पास जो बंदा अरबपति बन गया है, उसको क्या जरूरत है फिर नौकरी करने की? वो फिर मजे कर रहा है। कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे यार। तो ये कब तक चलेगा सिस्टम? दिस इज द एक्चुअल इशू यार। लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल इशू। इन्होंने क्या किया कि एक बाकायदा गेम प्लान के तहत ये खवातीन को इस्तेमाल करके, अदाकाराओं को इस्तेमाल करके, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया यार, ठीक है, उनको इस्तेमाल करके इन्होंने छोड़ दिया। वुमन कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, मी टू कार्ड और वुमन कार्ड चला के बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल डिप्लाई किया गया। उसके अंदर आपका जो है इस वक्त इंफॉर्मेशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी इस तरह खराब कर दो। और यार तुम मुझे बताओ, आज भी मैंने कोर कमांडर के पॉइंट्स बताए हैं, मैंने तुमसे सवाल पूछे हैं, एक भी जवाब नहीं देते हो, उल्टा प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर देते हो। एक भी बात, या फिर मुझे ये बताओ जो बातें मैंने बताई हैं क्या वो सच साबित नहीं हुई ग्राउंड के ऊपर खामोश मुजाहिदों की तरफ से? तो ये आपकी तवज्जो हटाना चाहते हैं असल मसलों से, और ये आपकी तवज्जो हटाना चाहते हैं जो ये गंद घोल रहे हैं अंदर खाते, ये कहते हैं हमारी बादशाही अंदर चलती रहे, ठीक है। टेक्निकल मार है ना। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी पाक फौज ने सियासत में अमल दखल बिल्कुल बंद कर दिया है, इस वजह से फौज के इमेज में बेहतरी आ रही है। ये कोर कमांडर्स को ऑफिशियली बताया गया। अंदाजा करें, बिहाइंड क्लोज डोर आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली भाई पॉलिटिकल जोड़ तोड़ तो आईएसआई में भी सिर्फ आईएसआई का इंटरनल विंग कर रहा है ना। और आईएसआई का इंटरनल विंग जो है उसमें अफसरान तो फौजी हैं, लेकिन वो फौजी अफसर नहीं है, वो डेपुटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को गए हुए हैं, वो महकमा दाखिला के अफसर हैं, ठीक है। तो टेक्निकली तो फौज तो कोई मुदाखलत कर ही नहीं रही, वो तो आईएसआई कर रही है। यार तुम अपने आप को भी आप बेवकूफ बना रहे हैं और आप कौम को भी इसी तरह फुद्दू लगा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? और इसी वजह से तो ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदो, इसको सॉर्ट आउट करो, बजाय इसके कि आप डिबेट को घुमा फिरा के मिर्च मसाला की तरफ, चस्के की तरफ लेके जाओ यार। तो दैट इज व्हाट इट इज जी। आई विल टेक सम क्वेश्चंस, ज्यादा दर्द नहीं प्लीज। जो आपके स्पीकर के ऊपर मौजूद हैं मैं इनके क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा।